मेरा नाम सुशांत तिवारी है और सीजीपीएससी 2023 की परीक्षा में मुझे 13th रैंक जो है वो प्राप्त हुई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस में पेपर वन की स्ट्रैटेजी के बारे में। और यहाँ पर हम लोग सिलेबस को जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे मैंने 2021 के मेंस में मुझे 70 नंबर मिले और अगली परीक्षा में जो है वो मैंने पेपर वन में 126 मार्क्स जो है वो प्राप्त किए। तो ये कैसे हो पाया, इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी रही, इसके बारे में जो है हम लोग आज अच्छे से जो है वो एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे कि जो पेपर वन है उसका सिलेबस क्या है। और फिर इसके बाद हम लोग सिलेबस को जो है वो डिवाइड करने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उसमें हमें अप्रोच रखना है। उसका डिवीजन भी जो है आगे हम एनालिसिस करते हुए देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो पेपर वन होता है जो हमारा, वो लैंग्वेज का पेपर है। जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये टोटल 200 नंबर का आता है, जहाँ पे जो सामान्य हिंदी है ये बड़ा पार्ट होता है और ये टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर आता है। यानी कि 200 में से 100 जो है वो अकेला हिंदी का पार्ट है। और ये पार्ट वन होता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में हमको क्या क्या मिलता है, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। और कौन से बुक से कवर करते हुए चलना है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो सिलेबस का भाग है वो है भाषा बोध। जो हिंदी का सिलेबस का पहला पार्ट है भाषा बोध है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बुक लिस्ट के बारे में, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक बुक हमको यूज करनी है, वो है विनय कुमार पाठक सर की बुक। मेनली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा जो बुक होता है वो हमको यूज करना है लूसेंट के बुक। अब इसका रीजन भी हम लोग जो है यहाँ पे समझते हुए चलेंगे कि दूसरा बुक हम ये क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए, पहला जो पार्ट है वो है भाषा बोध। पहला सिलेबस का जो यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो ये भाषा बोध जो है वो, इसमें कुछ डेफिनेशंस है और उसको हमको जानना होता है। ये जो चैप्टर है एज इट इज आपको विनय कुमार पाठक सर की बुक में जो है वो मिल जाएगी। तो ये हमको वहां पर से देखना है, कवर करना है। जनरली यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जांपल्स पूछता है, तो परिभाषा और एग्जांपल का हम एक अच्छा सा अगर नोट्स बना लेते हैं तो ये सिंपली कवर हो जाता है ये वाला पार्ट। इस पुस्तक से आप डायरेक्ट पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। मैंने नोट्स बना लिया था, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपने जो लैंग्वेज के नोट्स है उसको टेलीग्राम चैनल पे अपने। तो आप वहां पर से जाके उस नोट्स को भी डायरेक्ट देख सकते हैं अगर चाहे तो। दूसरा जो है पार्ट वो संक्षिप्त लेखन का है। ये भी विनय कुमार पाठक सर की पुस्तक में जो है वो आपको मिल जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे पार्ट है वो है पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब देखिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द ये विनय कुमार पाठक सर की बुक में भी है, लूसेंट में भी हमको मिलता है। जैसे ही रटने वाले पार्ट शुरू होते हैं हमको लूसेंट की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाना है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। विनय कुमार पाठक सर की बुक में यदि हम लोग देखेंगे तो ये बहुत सारा मिलता है। ये बहुत सारे पेजेस है ना, 15-20 पेजेस है। उससे ज्यादा भी हो सकता है। विलोम शब्द की भी वही कहानी है। तो क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं और याद करते हैं तो ये बहुत सारा हमको लगता है। उसके मुकाबले अगर आप लूसेंट देखेंगे तो 3-4 पेज ही हमको मिलता है। वहां पे अरेंजमेंट ऐसा है कि कम लगता है, होता वो भी बहुत सारा है लेकिन लगता कम है वो पढ़ने में। उसका इनपुट आउटपुट रेशियो जो है ये काफी अच्छा होता है। ये मैंने खुद जो है वो फील किया है और लूसेंट से जो है मैंने पढ़ा है। और फिर इसके बाद भी अगर आपके पास में स्पेस बच जाता है, टाइम बच जाता है, तो फिर आपको भले ही विनय कुमार पाठक सर की बुक देखना है तो देखो, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि पर्यायवाची विलोम शब्द इस पार्ट के लिए लूसेंट पे पहले हमको जाना चाहिए। और वहाँ के जो दिया है पुस्तक में, जो भाग दिया है वो भी पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ उसमें जो क्वेश्चन पास्ट ईयर आए हैं उसको भी हमें सॉल्व करते हुए आगे चलना चाहिए। अगला जो पार्ट है वो है समुच्चरित शब्दों के अर्थ भेद। ये ऐसे टाइप के वर्ड होते हैं जिनमें एक जैसा उच्चारण लगता है लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। ये हर बार आता है पेपर में। हम आगे देखेंगे कितने मार्क्स का कौन से पार्ट में से आता है। फिलहाल मैं ये बता दूं कि ये आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, ये विनय कुमार पाठक सर की बुक में मिलने वाला है। तो ये हमको यहाँ पर से देख लेना है। विनय कुमार पाठक सर की बुक से आप इसको कवर करेंगे, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो जितना भी आप याद कर सकते हैं करिए। जो नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, एग्जाम में जो हमसे बनेगा हम इसको में टैकल करेंगे। ये बहुत सारा होता है,
आप जितना पढ़ सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है उतना करके जाइए। मैं तो इसमें यही अप्रोच लगा के चलता था। फिर आ जाता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें हमको जो है वो लूसेंट से जो है वो पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि लूसेंट में ये फिर वही बात है कि लिमिटेड है और इम्पोर्टेंट पोर्शन को कवर कर देगा। तो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो है ये आपको लूसेंट से इसको कवर करना चाहिए। इसको हम यहाँ पर से पढ़ लेंगे। फिर है हमारे पास में संधि एवं संधि विच्छेद। अब देखिए संधि और संधि विच्छेद में क्या है, अगर ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट संधि और संधि समूह का अच्छा है, संधि और समास दोनों के लिए कहानी है, अगर आपका संधि और समास में कॉन्सेप्ट अच्छा है तो सवाल जो है वो बन जाते हैं। हमको मेनली यहाँ पर देखना होता है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसको लूसेंट से भी देख सकते हैं और विनय कुमार पाठक सर की भी बुक से देख सकते हैं, दोनों में ही ठीक है आपको, क्योंकि एग्जाम्पल देखना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखना है। अगर आपने अच्छे से प्रीलिम्स के टाइम भी इसको पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें वहां से डायरेक्टली बन जाएंगी। रही बात संधि और समास की, तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं भी आ सकती है एग्जाम में। संधि का डेफिनेशन पूछ सकता है, समास का डेफिनेशन पूछ सकता है, तो इसको भी हमें नोट कर लेना चाहिए एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, मैंने इसे नोट्स में अपने कवर करके रखा है, आप वहां से भी डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। फिर आ जाता है तत्सम एवं तद्भव। ये वाला पार्ट भी आपको लूसेंट से कवर करना चाहिए, ये रटने वाला भाग है, इसको आप लूसेंट से कवर कीजिए। और अ, वहाँ पे दो चार पेज है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। आप इसको अगर वहाँ पर से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बड़ा अच्छा यहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशियो है लूसेंट का, और आपको ये जो है वहाँ पर से कवर हो जाएगा, कम से कम इतना हो जाएगा जितनी हमको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की नीड है। टाइम बचता है, आप उसके बाद जो देखना है देखिए, आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो। फिर आ जाता है शब्द शुद्धि जो पार्ट होता है, वो अगला है इसका, शब्द शुद्धि का जो पार्ट है। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, अ, ये जो है आप ऐसा कर सकते हैं इसमें कि लूसेंट की बुक में ये दिया हुआ है लास्ट लास्ट में, तो वहां पर से आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। और ये पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं शब्द शुद्धि से रिलेटेड जो है, ये मेनली वर्तनी जो चैप्टर है ये वहां पर मिलेगा आपको। तो वर्तनी जो चैप्टर मिलेगा लूसेंट में, आप यहाँ वहां से इसको जो है वो देख सकते हैं, और अगर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये वाला पोर्शन भी जो है हमसे सॉल्व हो जाता है। वाक्य शुद्धि का भी वही है, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, लास्ट लास्ट के पार्ट में है। मैं जो है कोशिश करूंगा कि जो उसका जो चैप्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप देख लेंगे कि कौन कौन से पार्ट को आपको वहां पर मिल जाएगा। तो वाक्य शुद्धि ये आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, और वहां पर से अगर आप पढ़ लेते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो बड़ा ही सिंपल है ये, आसानी से कवर हो जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, लगभग उसी पैटर्न पे सवाल जो है वो एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो ये आप कवर कर लेंगे वहां पर से। उपसर्ग और प्रत्यय के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पर दो प्रकार के सवाल आते हैं। पहला तो उपसर्ग और प्रत्यय का डेफिनेशन पूछेगा, परिभाषा, और उसके साथ साथ उदाहरण पूछ लेगा। दूसरा जो आता है वो उपसर्ग और प्रत्यय हमें बनाने के लिए बोलता है, उपसर्ग देता है उससे शब्द बनाने के लिए बोलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, परिभाषा को नोट डाउन कर लेना है एग्जाम्पल के साथ में, और फिर उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय को जितना आप पढ़ सकते हैं लूसेंट से उतना आप वहां से कवर कीजिए, और बनाने का अपने से कोशिश कीजिए कि शब्द आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे। दो शब्द, एक शब्द, दो शब्द, तो ये या चार शब्द तक भी पूछ सकता है, तो आप वैसा एग्जाम्पल से आप बनाने का यहाँ पे कोशिश करते रहेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये वाला पार्ट भी आपका बन जाएगा आसानी से पेपर हॉल में। फिर है मुहावरे और लोकोक्ति, अर्थ और प्रयोग। देखिए यहाँ पर भी वही कहानी है जो उपसर्ग प्रत्यय का है। मुहावरे और लोकोक्ति में परिभाषा भी पूछ सकता है उदाहरण के साथ में, तो आपको परिभाषा भी लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है, और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी हमें जानना है, और उसे एक लाइन में प्रयोग भी हमें करना है। तो यहाँ पर भी हम ध्यान देते हुए चलेंगे, आप परिभाषा और उसको रखिए, नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, और अर्थ और प्रयोग जो है वो आपको याद करते हुए चलना है। प्रयोग तो एग्जाम हॉल में हमको समझ आ जाता है, कुछ ना कुछ हम प्रयोग करके एक लाइन बना लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। अर्थ आपको जो है वो याद करना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा, इसके लिए भी आप लूसेंट का बुक यूज कीजिए। देखिए जहां भी डेफिनेशन है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जहां भी परिभाषा आ रही है, परिभाषा और उदाहरण,
आप विनय कुमार पाठक सर की बुक से उसको नोट डाउन करेंगे, और जहां पे भी रटने वाला पार्ट आ रहा है वहां पे आपको लूसेंट को पिक करते हुए चलना है। अगला पार्ट जो है वो है पत्र लेखन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ज्यादा नंबर में सवाल आते हैं। 5-5 नंबर में अगर आ गया तो 2 सवाल यहाँ पर मिल जाएगा, टोटल 10 नंबर का भी यहाँ पे आपको सवाल मिल सकता है। 2 सवाल अगर आते हैं, लगभग आ ही जाते हैं, उससे ज्यादा के भी आ सकते हैं। तो पत्र लेखन में हमको क्या करना है, विनय कुमार पाठक सर की बुक जो है वो यूज करना है। वहां पर से पत्र लेखन का जो है वो प्रारूप भी देख लेना है, और जो विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं उनके डेफिनेशन भी देख लेना है, परिभाषा नोट डाउन कर लेना है, विशेषताएं नोट डाउन कर लेना है, और उसके साथ साथ जो पत्र लेखन का प्रारूप है वो भी हमें कर लेना है नोट डाउन। अगला जो सिलेबस का भाग है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण। ये आपको विनय कुमार पाठक सर की बुक में जो है वो मिल जाएगी, ये वाला पार्ट जो है। और वहां पर से अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे, उसको पढ़िए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उतने को ही बार बार रिवीजन करके रट लीजिए। ये भी जो है वो आसानी से पेपर हॉल में बन जाता है। अगर आपका नोट्स अच्छा है, आप इसको कवर कर लेंगे, बार बार बुक खोलने की जरूरत नहीं है, नोट्स अच्छा रहना चाहिए बस। आप उसको बार बार रिवाइज करते चलिए। अगला जो पार्ट है वो है छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। ये देखिए, ये थोड़ा टफ पार्ट है, प्रीलिम्स में भी हम इसको पढ़ते हैं, तो मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार से हमको सवाल देखने को मिलता है साहित्यकार और उनकी रचनाओं में। पहला है कि साहित्यकार का नाम दे देता है और उनकी 1 या 2 रचनाएं पूछता है। तो वहां पर जो है वो ऐसा है कि हर साहित्यकार के अगर आप 1-2 रचनाएं जो है, 2 रचनाएं आप याद कर लीजिए, फिर इसके बाद उसी को आपको पेपर हॉल में एज इट इज लिख देना है। इसका तरीका ये है। दूसरा सवाल ऐसा पूछता है कि रचना पूछ लेता है और साहित्यकार के नाम पूछता है। तो उसके लिए तो अगर प्रीलिम्स आपने अच्छे से पढ़ा है तो वहां से हमको आइडिया मिल जाता है। और रही बात है कि याद करने की, तो आपको दो जो साहित्य है उसको अच्छे से रट लेना है। जो हमारा वर्तनी है यानी कि स्पेलिंग है वर्ड के, उसके साथ में, और जो उसके बाद की रचनाएं हैं वो आपको कैसे भी रिलेट कर लेना है कि आपको ध्यान आ जाए कि वो साहित्यकार जो है उसकी रचना जो है वो होने वाली है। तो ये हमको जो है वो ध्यान में रख के चलना है, इस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। बुक हम कौन सा यूज करेंगे, तो विनय कुमार पाठक सर की जो बुक है वहां पर ये आपको मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उनकी रचनाएं। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ी जो पुस्तक है वहां पर जो है मिलेगी विनय कुमार पाठक सर के बुक में ये। अगला जो है वो अपठित गद्यांश है। देखिए, इसके लिए कोई अलग से बुक जो है हमको रेफर करने की जरूरत नहीं है। अपठित गद्यांश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में ये 6 नंबर के करीब का आता है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसको जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, जो भी 2017-18 से जो एग्जाम हो रहे हैं मेंस के, वहां पे जहां पे भी आपको अपठित गद्यांश दिख रहा है, आप उसको क्वेश्चन पेपर पास्ट ईयर क्वेश्चन निकालिए और उसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये हम अगर पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में ये बहुत अच्छे से हमसे कवर हो जाता है। तो ये चीज जो है हमको ध्यान में रखना है। अपठित गद्यांश, इसकी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम हॉल में बन जाएगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए। अगला जो है वो शब्द युग्म है, यानी कि 2 शब्द जो है वो दे देगा और वहां पर से अर्थ जो है वो पूछता है। शब्द युग्म जो है वो विनय कुमार पाठक सर की पुस्तक में आपको मिल जाएगी हिंदी के, और आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है इसको देख लेना है, वहां से आप इसको कवर कर लीजिए। अगला है प्रारूप लेखन। ये वही है जो मैंने आपको बताया पत्र के बारे में, जो हम लोग बात कर रहे थे पत्र लेखन का, इसी में प्रारूप लेखन होता है। यानी कि हमको एक पत्र लिखने के लिए कहता है एग्जाम हॉल में, उसका प्रारूप तैयार करने के लिए कहता है। बहुत सारे पत्र होते हैं, तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप क्या कीजिए, आप हर प्रकार के पत्र का एक एग्जाम्पल आप एज इट इज नोट डाउन करके रख लीजिए, जो आप एग्जाम हॉल में आने में आप लिखेंगे। अगर आपके पास एक प्रारूप आपने बना के रखा है और फिर उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे फायदा ये होगा कि एग्जाम हॉल में जब वो प्रश्न आएगा, हो सकता है वो कोई पैटर्न पे पूछे, तो वो पैटर्न में केवल थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें प्रारूप सेम होती है। खाली जो विषय है और जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन, जो उसका एक्सपांसन है वो बदल जाता है, बाकी सब चीजें सेम होती है। तो प्रारूप लेखन में यही टेक्निक है, आप उसको नोट करके पहले से रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर आप उठा सकते हैं। अगला जो है वो प्रारूप लेखन के अंदर में देखिए, ये अलग अलग पार्ट है। जो पत्र जो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे अलग अलग पत्र पूछते हैं, उसी में विज्ञापन है,
प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचना, फिर इसके बाद है टिप्पणी लेखन, शासकीय अर्ध शासकीय पत्र, प्रतिवेदन, यहाँ तक के अगर आप देखते हैं ये प्रतिवेदन तक के, तो ये पूरा प्रारूप लेखन का ही जो है वो आपको पार्ट दिखेगा। यहाँ पे सवाल पूछने का पैटर्न वही है, या तो आपको परिभाषा पूछेगा विशेषता के साथ में कि विज्ञापन की परिभाषा बताइए और उसकी विशेषताएं बताइए, या फिर एक प्रारूप लेखन करने का आपको वहां पर जो है टास्क मिलेगा कि एक परिपत्र बनाइए जो है वो शासन के आदेश को लेके, या जो भी वो बनाना चाहेंगे वैसे टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे। ये सभी के लिए हमको वही करना है कि डेफिनेशन और विशेषताएं तो अलग से नोट डाउन करना है नोट्स में, और प्रारूप लेखन का एक हमको पत्र के अकॉर्डिंग ही बना लेना है नोट्स ये सभी चीजों का, और उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस करते रहना है बीच बीच में। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये भी विनय कुमार पाठक सर की पुस्तक से जो है वो मिलने वाला है। अगला जो पार्ट है वो है पत्रकारिता का। पत्रकारिता का जो है पार्ट ये विनय कुमार पाठक सर की बुक में आपको मिलेगा ये वाला चैप्टर, और ये 3-4 पेज का है, टेबल बना हुआ है, और जनरली वही से सवाल जो है वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 3 से 4 सवाल जो है वो वही से रिपीट हो जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए और पत्रकारिता वाला पार्ट जो है वहां से आपके लिए कवर हो जाएगा। अनुवाद जो है वो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ये दोनों ही प्रकार से जो है वो अनुवाद पूछता है। देखिए इसके लिए भी तरीका बड़ा सिंपल है। ये जो पार्ट है यहाँ पे भी आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। इसके लिए तरीका वही है, आप 5 ईयर क्वेश्चन देखिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम अगर पहले थोड़ा सा इसको बना के देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल में ये तेजी से बन जाता है। अनुवाद वाला पोर्शन, अपठित गद्यांश वाला पोर्शन, इसका कोई अलग से बुक या प्रिपरेशन कोई अलग से कहीं से लाने का जरूरत नहीं है। आप अगर 5 ईयर अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा अवेयर होते हैं, तो ये वाला पोर्शन आप एग्जाम हॉल में टैकल कर जाएंगे, यहाँ पर आप नंबर उठा लेंगे। तो इस तरीके से जो है वो सामान्य हिंदी का जो है वो सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। और अगर हम यहाँ पे डिवीजन करें तो ऐसा करते हैं कि जो लूसेंट से कवर करने वाले पार्ट है मैं उसे ग्रीन में हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये लूसेंट से कर लीजिए। संधि के जो एग्जाम्पल्स है वो कर लीजिए, समास के एग्जाम्पल्स है वो कर लीजिए। तत्सम तद्भव, इसके साथ साथ ये जो शब्द शुद्धि है यानी कि वर्तनी, वाक्य शुद्धि, ये भी लूसेंट से मिल जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय भी आप वहीं से देख सकते हैं। परिभाषा आपको विनय कुमार पाठक सर की पुस्तक से देखनी है। मुहावरे और लोकोक्ति भी आपको मिल जाएगा वहीं पर, जो उसके अर्थ है वो मिल जाएगा। डेफिनेशन आप विनय कुमार पाठक से देखिए। पत्र लेखन, ये जो बाकी सारी चीजें जो मुझे दिख रही है ये जो है इसके अलावा आपको विनय कुमार पाठक सर की पुस्तक में मिलेगी। यानी कि कुल मिला के जो ग्रीन वाला पार्ट है आप इसे लूसेंट से कवर कीजिए, और बचे हुए जो येलो वाले जो पार्ट है उसको आपको विनय कुमार पाठक सर की पुस्तक पे सर्च करना चाहिए। वो मेनली जो है वो डेफिनेशन वाले भाग हैं, और पत्र लेखन वाले पार्ट में आपको है इसमें जो अधिकतर पार्ट है वो। तो ये तो कहानी हुई जो है वो हिंदी की जो पहला भाग है उसकी। अब देखिए हम आगे बात करते हैं जो हिंदी वाला पार्ट है उसमें अगर सिलेबस को हम एनालिसिस करते हैं कंप्लीटली तो किस तरीके से हमको डिवीजन मिलता है वो हम यहाँ पर जो है वो देखने का कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर आप टोटल 5 ईयर क्वेश्चन देखते हैं और पेपर का आप एनालिसिस करते हैं तो आप ये पाएंगे कि लगभग लगभग 73 नंबर का, मैंने जो एक दो पेपर मैंने एनालिसिस किया है कंप्लीटली अच्छे से, वहां पर मैंने ये पाया कि जो 73 नंबर के करीब का यानी कि 70 प्लस जो नंबर हमको दिख रहा है, ये जो पार्ट है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछने वाले सवाल हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्सेप्ट बेस का मतलब है कि ऐसे सवाल जहां पे रटना नहीं होता है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सवाल बन जाते हैं, जैसे कि संधि हो गया वो कॉन्सेप्चुअल है, आपने पढ़ा, आपने समझ आया, आपको ये बन जाता है। रटने वाला जो है वो अलग है और कॉन्सेप्ट वाला जो है वो अलग है। कॉन्सेप्ट जैसे अपठित गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, ये सब थोड़ा आपने रटा और बाकी जो है फिर उसके बाद वो बन जाता है।
एकदम कट टू कट रटने वाला चीज नहीं है जैसे पर्यायवाची वगैरह होता है। यानी कि ये भी एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे नंबर उठाना आसान है। अगर आप 73 नंबर देखेंगे तो ये आसान नंबर होते हैं पिक करने के लिए हिंदी में। जो मैंने एनालिसिस किया वो यही किया, यही स्ट्रेटजी थी जिससे नंबर जो है मैं अपना बढ़ा पाया। इसको आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा जब मैंने देखा, क्योंकि देखिए जनरली जो रटने वाला पार्ट होता है ना, हम लोग वहां पे काफी ज्यादा जो है हमको प्रॉब्लम आता है, वहीं पर असल में दिक्कत आती है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। जैसे कि इंग्लिश भी है तो आप एंटोनॉम सिनोनिम में आप ज्यादा परेशान होते हैं, सब कोई होते हैं। यहाँ पे भी ये सब जो है हमें ज्यादा परेशान करता है, पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 27 नंबर का ही हमारे पास में ये रटने वाले फैक्ट बेस के जो सवाल आते हैं वो 27 नंबर का ही आता है। बाकी 73 मार्क्स जो है वो कॉन्सेप्ट के हैं, यानी कि आसान नंबर है। तो हमको जो है वो इसको बहुत अच्छे से टारगेट करना है 73 वाले पार्ट को। और इसको हम जितना भी कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि लूसेंट से हम कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे भी स्कोर हो जाता है। इसको अच्छे से तैयार किए हैं तो ओवरऑल हिंदी में आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर जाते हैं। यही इस पार्ट की जो है वो स्ट्रेटजी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है अगर आप उसको देखेंगे तो पर्यायवाची लगभग 2 नंबर का आता है पेपर में। विलोम शब्द जो है वो 2 नंबर का आता है। एक शब्द जो होता है, एक सार्थक शब्द बताना होता है वाक्य वाक्य के लिए, वो भी 4 नंबर के करीब का आता है। तद्भव लगभग 2 नंबर का आता है। समास ये 2 मार्क्स का आता है। समास के मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये केवल जो समास से रिलेटेड चीजें पूछता है, चाहे समास हो गया या समास विग्रह हो गया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 नंबर के करीब का आ जाता है। एक एवरेज है ये मार्किंग। संधि जो है वो 2 नंबर के लगभग का आ जाता है। उपसर्ग ये 2 नंबर का आ जाता है। उपसर्ग में भी यहाँ पे भी परिभाषा की बात नहीं हो रही है, केवल उपसर्ग से जो हम शब्द बनाते हैं उसकी बात है। प्रत्यय भी आ जाता है कभी कभी यहाँ पर 2 नंबर का। शुद्ध जो वर्तनी है ये 3 नंबर का आ जाता है। मुहावरे भी वैसा ही है कि 3 पूछ देता है वाक्य बनाने के लिए। जो शासकीय शब्द हैं जो इनका अंग्रेजी में हमें अनुवाद करना होता है या कई बार हिंदी में करना होता है, ये 5 नंबर तक के आ जाता है और इसे हमें सॉल्व करना होता है। तो आप अगर ये एग्जैक्ट ऐसा ही हर पेपर में आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक आइडिया है कि इसी प्रकार के लगभग सवाल जो है आते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 70+ जो है वो कॉन्सेप्ट बेस के सवाल आते हैं और 25+ के लगभग आपके फैक्ट के बेस के सवाल आपको पेपर हॉल में देखने को मिलेगा। तो ये जो है हमारा कुल मिला के हिंदी वाले पोर्शन के लिए हमारा एनालिसिस है मार्क्स का। तो हमको क्या करना है, जो रटने वाले पार्ट है उसको आप लुसेंट से पढ़िए और जितना कवर कर सकते हैं करिए। लेकिन ये नहीं करना है कि बड़े बड़े बुक उठा लिए। मेरा बोलने का मतलब ये है, आपको ये नहीं करना है कि पर्यायवाची अब 20 पेज दिया है, आप 20 पेज खाली पर्यायवाची पढ़ रहे हैं और आखिरी में आपको क्या मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। तो ये गलती नहीं करना है। हमको जो पोर्शन जितने नंबर का आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसीलिए सही सोर्स होना जरूरी है। आप लूसेंट से पढ़िए, उसके एग्जाम्पल्स पढ़िए, जो एग्जाम में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं आप उनको लगाइए। ये कवर अप हो जाएगा। अगर आप 4 में से 3 बना देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, 2 भी बनाते हैं तो बुरा नहीं है आपके लिए, अच्छा रहेगा। इस चीज को समझते हुए चलना है और मेहनत यहाँ पे बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे नंबर उठाना है और यहाँ पे हमको जितना लिमिटेड पढ़ना है, जहाँ पे इनपुट आउटपुट अच्छा है उस पे फोकस करना है। यही हिंदी की जो है वो स्ट्रेटजी है ओवरऑल। ये जो दिख रहा है आपको ये एनालिसिस, ये मैंने 2021 के अपने मेंस के तुरंत बाद जो है इसके ऊपर जब काम मैं शुरू किया मैं लैंग्वेज में, तब ये मैंने बनाया था। और ये एज इट इज जो है मैंने आपके सामने में रखा हुआ है। और यही कारण है कि मैं जो है वो नंबर अपना इंक्रीज कर पाया, 126 तक ला पाया। और 2023 के मेंस में भी लैंग्वेज जो है एक बहुत बड़ा रोल रहा मेरे सिलेक्शन में। उसका रीजन यही है जो एनालिसिस मैंने उस टाइम पे किया और जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया और उस पे बिल्कुल कायम रहा आखिरी तक के। तो यहाँ पर मैंने वही किया कि जो रटने वाले पार्ट थे जिसकी हमने अभी बात की कि जो लगभग 25+ तक जो आता है, ये रटने वाले पार्ट में सिलेबस के ये सारे पार्ट हैं। मैंने इन्हें अलग कर लिया और इनको फिर इसके बाद मैंने टारगेट किया कि इन्हें हमने लूसेंट से कवर करते हुए चलना है और पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हुए चलना है। तो ये वही सब टॉपिक है पर्यायवाची। हमारे पास सबके सब टॉपिक जो है यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि कौन से रटने वाले पार्ट है जिसको हमको देखना है। पर्यायवाची, विलोम, फिर इसके बाद है वाक्यांश, ये समुच्चारित शब्दों के लिए जो अर्थभेद है वो,
तत्सम और तद्भव, संधि, संधि विच्छेद, समास, और इसके साथ साथ आपके पास में है कि समास विग्रह ये आ जाता है। वर्तनी वाला पार्ट, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म, और छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं ये भी रटने वाला पार्ट है, इसे भी हमें देखना है। और फिर इसके बाद है शासकीय शब्द। तो ये जो है ये सब रटने वाले पार्ट हैं, इसको आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार करना है और देखना है कितने नंबर का एग्जाम में आता है, उसके हिसाब से इसमें आपको समय लगाना है। ये दूसरा पार्ट है जहां पर मैंने बात किया था कि जो टॉपिक कॉन्सेप्ट वाले हैं यानी कि समझने वाले हैं, अगर आपको समझ आ गया है तो आप एग्जाम हॉल में जो है फिर इसे आसानी से डील कर जाते हैं। ये हिंदी के वो वाले पार्ट हैं सिलेबस के, इसको आपको अलग से समझ लेना है और इस पे आपको मेहनत करना है बहुत अच्छे से। इस पे आपको मेहनत करना है ये वाले पार्ट पे, जहाँ पे, क्योंकि क्या है रटने वाले में हम परेशान होंगे, वहां पे नंबर 25 प्लस ही आ रहा है, यहाँ पे 75 प्लस हमको दिख रहा है। तो हमको यहाँ पर अपना मेहनत ज्यादा अच्छे से करने का जरूरत है हिंदी में। भाषा बोध जैसे कि मैंने बता चुका हूँ आपको सिलेबस में, संक्षिप्त लेखन, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि भी कॉन्सेप्ट बेस है, इजी है, बन जाता है। पत्र लेखन में बता चुका हूँ, ये सब के आप अच्छे से नोट्स क्रिएट कीजिए। काल विभाजन, नामकरण नोट्स बनाइए, अपठित गद्यांश, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रारूप लेखन, विज्ञापन, ये सारे पत्र वगैरह हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको अच्छे से जो है आप तैयार कीजिए, डेफिनेशन बनाइए और एक प्रारूप इसका रेडी करके ऑलरेडी रख लीजिए, आपको ये बन जाएगा। पत्रकारिता ये वैसे तो रटने वाला पार्ट है 4 पेज का, लेकिन आप इसको खत्म कर सकते हैं विनय कुमार पाठक सर की बुक से। अनुवाद भी वैसा ही है, कॉन्सेप्चुअल आपने अच्छे से पढ़ लिया, एग्जाम हॉल में इसको बनाना है, अलग से रट के जाना नहीं पड़ता है ये वाले पार्ट को भी। और सभी के सभी परिभाषाएं, भले ही ये रटने वाला पार्ट है लेकिन ये आसानी से कवर कर सकते हैं। एक एक शब्द आपको रटने का जरूरत नहीं है, इसमें खाली आपको डेफिनेशन समझने का जरूरत है और उसको फिर एग्जाम हॉल में लिख के आना है। अगर आप अच्छा नोट्स बनाए हैं तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो है वो हिंदी के बारे में जो है वो स्ट्रेटजी था। मैं अभी हिंदी पर ही रुकता हूँ इस वाले पार्ट में, वरना वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप जो है वो हिंदी वाले पार्ट के लिए ये स्ट्रेटजी लगाते हुए चल सकते हैं जो मैंने बताया है। फिर एक बार जो इसके नोट्स हैं, जो हिंदी और जो लैंग्वेज का नोट्स है, खास करके हिंदी के ये सारे पार्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मैंने असल में नोट में कवर कर लिया था अपना अलग से। देखिए रटने वाले पार्ट को मैं बुक से पढ़ता था और जो नोट्स वाले पार्ट हो सकते थे कॉन्सेप्चुअल यानी डेफिनेशन वगैरह के, ये मैंने एक नोट्स बना लिया था। मैं केवल उतने को ही रिवाइज करता था, उतने को ही रटता था और फिर उसके बाद एग्जाम हॉल में जो है वो मैं चले जाता था और मुझे काफी फायदा वहां पर से मिला है। मैं उसे टेलीग्राम चैनल में आपके लिए शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, उसको यूज कीजिए। आप अपना खुद का नोट्स बना लीजिए जरूरत लगता है तो, या जो भी उसे आप मॉडिफिकेशन करना है आप कीजिए और एग्जाम में जो है वो अच्छे मार्क्स लेके आइए, हिंदी में अच्छा स्कोर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और आगे जो है हम लोग जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है यानी कि छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश की भी इसी तरीके से जो है वो एनालिसिस करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि कौन से पार्ट को सिलेबस के किस तरीके से कवर करना है, कौन से बुक से कवर करना है और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी उन दोनों पेपर के लिए भी। आप नोट्स और स्ट्रेटजी के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, मैं कमेंट में भी जो है वो शेयर करने का कोशिश करूंगा। आप जो है वहां से जुड़ जाइए और अपना मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए। लैंग्वेज पेपर में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे आप शुरुआत से मेहनत करते हुए चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।